तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 10th विज्ञान के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपका क्लास 10th विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सभी को हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से यहाँ पर समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और किन किन चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए अपने एग्जाम से पहले। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी और ये पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर लिया जाएगा, चाहे वो जो सा भी आपका टॉपिक हो, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर एक टॉपिक यहाँ पर आपको रखा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये चैप्टर आप लोग बहुत ही आराम से बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं, मात्र एक वीडियो को देख करके, यानी कि केवल इसी वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। तो इसमें आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके 2025 के एग्जाम में आ सकती हैं, वो सारी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 10th विज्ञान के पहले चैप्टर का मैं आज ये वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूं, उसी प्रकार से यदि आपको और भी चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग इसके लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 10th विज्ञान के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का चार्ज 199 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 10th विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं सारी चीजें दी जाएंगी और साथ ही में शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसको ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले लेना है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 10th विज्ञान का आपको जो पहला चैप्टर होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा चैप्टर हम लोग इस वीडियो में समझने वाले महत्वपूर्ण नोट्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो ये आपका हो गया पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है इसमें, आपका जो आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहला आपका जो टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, वो आपका हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में आपको समझना है। क्या बताओगे आप लोग इसकी परिभाषा में? जिस परिवर्तन में नए पदार्थ बने रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि जिस परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सारी चीजों यहाँ पर लिखा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी दिमाग न लगाना पड़े, आराम से आप लोग केवल एक दो बार पढ़ो और ये चीजें आपको याद हो जाएं। तो पहला टॉपिक क्या था आपका? रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग बताएंगे कि जिस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो या फिर नया पदार्थ बने, उसको ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जो कि आपके निम्नोक्त हैं। कौन कौन से उदाहरण, आइए समझते हैं। जैसे पहला आपका क्या उदाहरण है? भोजन का पकना। तो भोजन का जो पकना है ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। कच्चा भोजन तो आप खा नहीं सकते हो ना, तो भोजन को जब पकाते हो तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपका क्या होगा? पहला एग्जाम्पल किसका? रासायनिक परिवर्तन का। क्या है आपका? भोजन का पकना। दूसरा पॉइंट है आपका हमारे शरीर में भोजन का पाचन, यानी कि जब हम भोजन को खाते हैं तो उसके अंदर, यानी कि भोजन में जो भी आपके प्रोटीन विटामिन ये सभी चीजें होती हैं, उसको हमारे शरीर में शरीर के द्वारा पाचित किया जाता है, जिससे हम लोग को वो चीजें प्राप्त होती हैं। तो जो भोजन का पाचन है ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपका इसमें है लोहे का संक्षारण, यानी कि लोहे पर जंग लगना भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। चौथा पॉइंट आपका है श्वसन, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। चौथा पॉइंट आपका इसमें, जो पांचवा पॉइंट आपका है किण्वन। और जो आपका छठा पॉइंट इसमें ईंधनों जैसे केरोसिन पेट्रोल का जलना भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है कि जिस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल में से भोजन का पकना, भोजन पक करके हमको खाने योग्य हो जाता है तो एक नया पदार्थ बना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बोलेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन, भोजन के पचने से बहुत सारे प्रोटीन विटामिन हमारे शरीर को मिलते हैं,
तो वो भी आपका एक नया पदार्थ होता है। तो इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें आपके नए पदार्थ बनते हैं, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं रासायनिक परिवर्तन के। तो ये आपका पहला टॉपिक जो कि काफी ईजी सा है और इसको समझना चाहिए आपको, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब आपका यहाँ पर शुरू होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। आइए समझते हैं। तो अब आपको इसमें अगला क्या बताना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब यहाँ से जो चैप्टर है आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आपकी चीजें एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले समझना आपका है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें आप बताएंगे कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाली प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें जो भाग लेने वाली जो प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसमें दो चीजें आपका यहाँ पर होती हैं। पहला आपका होता है क्या, अभिकारक, और दूसरा आपका होता है उत्पाद। तो क्या होता है अभिकारक और क्या होता है उत्पाद, इसके बारे में समझ लीजिएगा। ये आपका एक नंबर में आ सकता है कि अभिकारक क्या होता है उसके बारे में बताइए, या फिर आ जाएगा कि उत्पाद के बारे में बताइए। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे उनको हम बोलेंगे अभिकारक। यानी कि जो पार्टिसिपेट करेंगे रासायनिक अपक्रिया में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अभी आगे मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा जब आपको यहाँ पर समीकरण में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे वो आपके होंगे अभिकारक, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, यानी कि जब रासायनिक अपक्रिया पूर्ण होती है तो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ हम लोग को प्राप्त होता है, जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ मिलता है, वही आपका उत्पाद कहलाता है। तो क्या होता है अभिकारक, क्या होता है उत्पाद, मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभिकारक में आप बताएंगे कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वे आपके अभिकारक होते हैं। और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, यानी कि जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है, वो आपके उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारक उत्पाद के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो, और नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 199 रखा गया है साइंस के लिए, तो आप लोग उसको ज्वाइन करके ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब आपका इसमें अगला जो टॉपिक हो जाता है वो आपका आ जाता है रासायनिक समीकरण से रिलेटेड, क्योंकि रासायनिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसमें और भी चीजें आगे आने वाली हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा, रासायनिक अपक्रिया के बारे में। अब हम लोग रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या कि किसी रासायनिक अपक्रिया को अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसको अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके जब हम लोग लिखते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं तो वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि ये आपको जो अपक्रिया है ये आपका ही, इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका रासायनिक समीकरण होता है, जिसमें देखेंगे आप लोग Zn प्लस H2SO4 ये आपका क्या है, अभिकारक है। अब इन दोनों के मिलने से क्या चीज बनती है, वो आपका उत्पाद बनता है। ठीक है, यानी कि जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो उससे उत्पाद की प्राप्ति होगी। तो अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि ये और ये आपके अभिकारक होंगे, और इस अभिक्रिया के पूर्ण होने के फलस्वरूप जो चीजें प्राप्त होती हैं वो आपकी उत्पाद होती है। यानी कि इन दोनों के मिलने से जो चीज बनी वो क्या बनी, ZnSO4, यानी कि ये आपका उत्पाद कहलाएगा। ZnSO4 प्लस में H2 मिला क्या था आपका Zn और प्लस में H2SO4। तो यहाँ पर आपके कितने अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं, और उत्पाद की प्राप्ति इस प्रकार से होती है। तो ये आपका होता है रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक अपक्रिया को जब हम लोग लिख करके व्यक्त करते हैं प्रतीकों के माध्यम से तो वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अभिकारक उत्पाद के बारे में बता दिया है कि जो जो पदार्थ आपके मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है वो आपका उत्पाद होता है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, किसी भी टॉपिक को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला इसमें टॉपिक आपका दिया गया। अब यहाँ पर 2 टॉपिक आते हैं रासायनिक समीकरण के बाद में, 2 टॉपिक आपके यहाँ पर आते हैं। पहला आपका होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें जो आपका कह सकते हो जो संख्या होती है परमाणुओं की वो समान नहीं होती है, अभिकारक उत्पाद अलग अलग होते हैं, मतलब समान नहीं होते हैं, तो आपका असंतुलित या फिर ढांचा समीकरण कहलाता है। और जिसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो अगर बराबर होते दोनों पक्षों में तो वो आपका
रासायनिक कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या, अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में असमान होती है, असंतुलित या फिर ढांचा समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये आपका हो गया पहला पक्ष, ये आपका हो गया दूसरा पक्ष। इधर जितने भी आपके परमाणु हैं, अगर इधर भी आपके उतने ही होंगे तो फिर क्या होगा, आपका ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर इधर आपके परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, इधर आपकी कम है, तो फिर आपका ये असंतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। तो यही चीज आपको हमें बतानी है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या, अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में यदि समान होते हैं, या कह सकते हैं असमान होते हैं, यानी कि जो पहले वाले में मतलब कि एक पक्ष में ज्यादा होगा, दूसरे पक्ष में कम होगा, या फिर पहले पक्ष में कम होगा, दूसरे पक्ष में ज्यादा होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में जो समीकरण आपका होगा वो आपका असंतुलित या फिर ढांचा समीकरण कहलाएगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या, अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में असमान होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, असंतुलित या ढांचा समीकरण कहलाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए समीकरण भी लिख दिया है। इसमें आप बताएंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि इसमें जो दोनों पक्ष हैं, अभिकारक वाला पक्ष और उत्पाद वाला पक्ष, दोनों पक्षों में जब विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होगी तो फिर आपका वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे 3Fe प्लस 4H2O, ये आपका हो गया अभिकारक, और इधर आपका हो गया उत्पाद Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो Fe3 है, यानी कि Fe3 है, यानी कि ये Fe के परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पर भी आपकी 3Fe है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है 4H2O, तो यहाँ पर कितना है, जो आपका H2 है कितना है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4H2, और यहाँ पर भी 4H2 है, और साथ ही में जो आपका 4O है, वो ना कि जो ऑक्सीजन आपका वो भी आपके 4 अणु हैं, तो इस प्रकार से इधर भी आपका O4 है। तो इस प्रकार से इधर भी आपका बराबर है पूरा पक्ष, इधर भी आपका पूरा पक्ष बराबर है, तो यह आपका कैसा हो गया, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपका है 2H2 प्लस O2, यहाँ पर क्या बन गया आपका 2H2O। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 2H2 है, तो यहाँ पर भी आपका 2H2 है, और यहाँ आपका O2 है, तो यहाँ पर भी आपका 2O। इस प्रकार से ये भी आपका बराबर है। तो दोनों पक्षों में दोनों समीकरण आपके बराबर हैं, तो ये आपके संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका रहने वाला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। 9 अभिक्रियाएं हम लोग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, 9 प्रकार बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए समझते हैं उनके बारे में भी। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिनमें आपके 9 प्रकार हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार क्या होता है आपका, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसके नाम से क्लियर है कि इसकी परिभाषा क्या रहने वाली है। क्या रहने वाली है, आइए देख लेते हैं। इसमें आप बताएंगे कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो आपका अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। सिंपल सी परिभाषा है कि जब अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपके मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आइए समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण आपका इसमें क्या हो गया, कोयले का दहन। क्या हो गया आपका C प्लस O2। यहाँ पर आपके कैसे हैं, 2 अभिकारक हैं, एक आपका C है, एक आपका O2 है। तो 2 अभिकारक हैं। अब 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि CO2 का निर्माण कर रहे हैं, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा आपका इसमें जल का निर्माण 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पर भी आपके 2 अभिकारक हैं, पहला आपका है 2H2 प्लस में आपका दूसरा आपका है O2, दोनों मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं 2H2O। तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो पहला जो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार था वो आपका था संयोजन अभिक्रिया, मैंने आपको बता दिया है।
तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग याद कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी इसमें अपक्रिया है वो आपकी हो जाती है वियोजन अपक्रिया। अब ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। इसमें आप बताएंगे कि वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो अभिकारक होगा या फिर अभिकर्मक होगा वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। यानी कि इसमें अभिकारक एक ही होगा लेकिन वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, इसीलिए इसको हम लोग वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। पहला एग्जांपल आपका है कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अपक्रिया। यहाँ पर पहला जो आपका अभिकारक है कितना है? एक ही है ना, CaCO3 अपना एक ही आपका अभिकारक है और ये आपका टूट करके दो उत्पाद दे रहा है। यहाँ पर CaO प्लस में CO2 दो उत्पाद दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है? वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। क्योंकि मैंने परिभाषा में आपको बताया ही था कि वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा वही आपकी वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अपक्रिया CaCO3 से आपका बनते हैं दो उत्पाद CaO प्लस CO2। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ ही में ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि CaCO3 जो आपका होता है संगमरमर का सूत्र है। अभी ये सूत्र आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपक्रिया है, कह सकते हैं अगला जो एग्जाम्पल उसके बारे में समझ लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपका इसमें दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड की भी एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है, जिसमें आपको देखेंगे तो 2AgBr ये आपका एक अभिकारक है जो कि आपका टूट करके दो उत्पाद दे रहा है। तो ये आपका वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। उत्पाद में आपका बनेगा 2Ag प्लस Br2। इस प्रकार से आपका ये बन गया। इस अपक्रिया का उपयोग, यानी कि ये भी आप लोग पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो आपका ये सिल्वर ब्रोमाइड की जो अपक्रिया है, इस अपक्रिया का उपयोग हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा सभी लोग। फिर हम लोग अगली अपक्रिया को बढ़ जाते हैं। तो दो अपक्रिया हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके यहाँ पर 9 अपक्रियाएं होती हैं, तो 7 अपक्रिया आपकी बची हुई हैं। उसके बाद फिर दो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचते हैं इस चैप्टर में, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपकी इसमें तीसरी अपक्रिया होती है वो आपकी होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब जितनी भी अपक्रियाएं इसमें हैं टोटल 9, सभी को आपको तैयार करके जाना है, तभी आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर के आ पाओगे। क्योंकि ये कोई भी अपक्रिया आपके एग्जाम में आ सकती है, सभी अपक्रिया आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या बताएंगे आप लोग बताओगे कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगी उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। यानी कि वह अपक्रिया जिसमें जो ऊष्मा होगी वो ऊर्जा के रूप में प्रकट होगी या उत्सर्जित होगी, निकलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस के दहन में आपका जो ऊष्मा होता है वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर CH4 प्लस 2O2 है, यहाँ से क्या बनता है आपका CO2 प्लस 2H2O प्लस में आपका जो ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में निकल रही है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। सभी लोग याद कर लीजिए इस अपक्रिया को भी कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगी उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। याद कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इसमें अपक्रिया है ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब जो आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है उसका एकदम अपोजिट ये आपका होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो इसमें आप बताएंगे कि जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊर्जा ले ली जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। पहला उदाहरण आपका क्या है? H2 प्लस I2 प्लस में आपका ऊर्जा है ना, तो ये ऊर्जा अवशोषित हो रही है और बन रहा है आपका 2HI। इस प्रकार से बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आपका इसमें है N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा है, तो ये आपका अवशोषित हो रही है और बन रहा है क्या? 2NO। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होगा उसे हम लोग ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलेंगे। उदाहरण आपका इस प्रकार से है। और जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगी उससे हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करेंगे। उदाहरण आपका इस प्रकार से है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। 4 अपक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 और बची हैं और फिर आपके 2 टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी समझेंगे और फिर आपका पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही में इसी प्रकार से अगर आपको और भी चैप्टर्स के चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं।
अब आपकी इसमें जो आपकी अगली अपक्रिया है, अपक्रिया नंबर 5वीं, जो आपकी हो जाती है विस्थापन अपक्रिया। इसमें आप बताएंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के द्वारा, कह सकते हो किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है या फिर एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, तो वो आपका विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे Zn प्लस CuSO4 है, पहला उदाहरण क्या आपका है, Zn प्लस CuSO4 है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका Cu है, Cu की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका Zn आ जाएगा उत्पाद में, तो आपका क्या बन जाएगा ZnSO4, और Cu हट करके इधर साइड में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया, यानी कि जो Zn है वो Cu को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से आपका बन जाता है ZnSO4 प्लस में Cu। दूसरा आपका इसमें Fe प्लस CuSO4, तो आपका जो Fe होता है वो CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देगा और बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस Cu। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसको हम लोग विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। उदाहरण में पहला उदाहरण आपका हो जाता है Zn प्लस CuSO4, जिसमें आपका जो Zn होता है, Zn आपका CuSO4 के कह सकते हो उसने आपका Cu को विस्थापित कर देता है, जहां पर आ जाता है ZnSO4 प्लस Cu आपका हो जाता है। और दूसरा आपका इसमें है Fe प्लस CuSO4, इसमें आपका Fe जो होता है वो CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देगा और बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस में Cu। तो इस प्रकार से पांचवी अपक्रिया भी आपकी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगली अपक्रिया आपकी इसमें हो जाती है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इसमें क्या होगा, परिभाषा उसके बारे में समझ लीजिए। इसमें आप बताएंगे कि वह अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, वो आपका द्विस्थापन अपक्रिया कहलाएंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि वह अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। जैसे आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस में BaCl2 से बनेगा क्या आपका BaSO4 प्लस में 2NaCl। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। द्विविस्थापन अपक्रिया भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली अपक्रिया की ओर बढ़ जाते हैं। आपकी इसमें सातवीं अपक्रिया है जो कि आपकी हो जाती है उपचयन अपक्रिया। यहाँ पर उपचयन आपको यहाँ पर समझना है, उपचयन। तो उपचयन अपक्रिया क्या होती है, इसमें आप बताएंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तथा हाइड्रोजन का त्याग होगा, उसे हम लोग उपचयन अपक्रिया बोलते हैं। इसमें आपको मोटा मोटा याद रखना है कि उपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो क्या है आपका 2Mg प्लस O2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, क्या बन रहा है आपका 2MgO, इस प्रकार से आपका बन रहा है। दूसरा आपका इसमें अपक्रिया है 2Cu, इसमें भी आपका ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो आपका हो जाएगा 2Cu प्लस O2 और बन जाएगा क्या 2CuO। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से अब जो आपका उपचयन अपक्रिया इस प्रकार से होती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और साथ ही में हाइड्रोजन का त्याग हो, उसको हम लोग उपचयन अपक्रिया बोलते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली अपक्रिया की ओर बढ़ जाते हैं। अगली अपक्रिया आपकी हो जाती है अपचयन अपक्रिया। तो इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें जो आपकी अपक्रिया होती है या आपका जो उपचयन अपक्रिया है उसके एकदम अपोजिट होती है अपचयन अपक्रिया। इसमें आप बताएंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली जो अपक्रिया थी उपचयन अपक्रिया, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी तो और साथ ही में हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था। लेकिन जो आपका अपचयन अपक्रिया है इसमें आपकी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन के स्थान पर, और ऑक्सीजन का जो वृद्धि हो रही थी पिछली अपक्रिया में, यहाँ पर उसका त्याग हो रहा है। तो इससे हम लोग अपचयन अपक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम बताएंगे CuO प्लस में आपका यहाँ पर H2 का यानी कि हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, तो आपका हो जाएगा CuO प्लस H2 बनेगा क्या आपका Cu प्लस H2O। इस प्रकार से आपकी अपक्रिया हो जाएगी। तो 8 अपक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और लास्ट अपक्रिया जो आपकी होती है उसके भी समझ लेते हैं। तो इसमें आपकी लास्ट अपक्रिया होती है रेडॉक्स अपक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती है
और इसमें आपका उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इसको हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना अगर आप लोग लिख करके आते हो ना, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपका एक नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ईजी वे में सारी चीजें बताता हूँ, तो आप सभी को नोट करते हुए चलिएगा। तो अब हम लोग समझेंगे क्या रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे, सिंपल सी परिभाषा है कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसको हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इस सिंपल सी परिभाषा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होंगी उसको हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल आप इस प्रकार से बता सकते हैं, CuO प्लस H2 से बनेगा आपका क्या, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे H2 से H2O बन रहा है तो आपका क्या है, उपचयन अपक्रिया हो जाएगा यहाँ पर। और CuO से आपका Cu की ओर जा रहा है तो ये आपका अपचयन अपक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जिन रासायनिक अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं दोनों साथ साथ होंगी उसको ही हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो जो रासायनिक अपक्रियाएं थी उनके जो प्रकार थे, सारे प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। जितने भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में सभी मैंने समझा दिया, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 टॉपिक और भी आपके इंपॉर्टेंट बच जाते हैं, इसको भी समझ लेते हैं और फिर आपका चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसमें आपका जो पहला जो आपका इसमें हो जाता है टॉपिक, जो आपका अगला टॉपिक इसमें है संक्षारण। तो संक्षारण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आप बताएंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। यानी कि जब कोई धातु जो हो आपकी होगी, यदि वो अपने आसपास के जो अम्ल होगा, आर्द्रता होगा आदि के संपर्क में आएगी तब ये संक्षारित होगी। और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना आपका संक्षारण का एक उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना ये भी आपका एक उदाहरण है संक्षारण का। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगी तब वो संक्षारित होगी और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलेंगे। और एग्जाम्पल आपका होगा चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, लोहे के ऊपर जंग लगना। अब ये जो संक्षारण अपक्रिया है, बहुत मतलब जो संक्षारण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है, आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बता दे दो। और बहुत ही ईजी में मैंने आपको बता भी दिया कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगी तो संक्षारित होगी और उस प्रक्रिया को संक्षारण बोलेंगे। एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली जो आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, उसकी ओर बढ़ जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है, इसका जो आपका लास्ट टॉपिक आपका बचता है उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। अगला टॉपिक आपस में है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिएगा कि भोजन में तेलों या वसाओं के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप गंध अथवा स्वाद का विकृत होना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि जब ऑक्सीकरण हो जाता है भोजन का तो उसमें क्या होता है, अजीब प्रकार का स्वाद आने लगता है। यानी कि उसकी महक अलग हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है, तो उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। वो क्यों होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जो आपका जो पैकेट में चिप्स वगैरह आते हैं, आलू के चिप्स हो गया और नमकीन वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रवाहित करके इसे विकृत गंधिता से बचाया जाता है। ताकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होती है जिसकी वजह से वो विकृत गंधिता से बच जाता है। यानी कि जो उसका स्वाद होता है वो बदलता नहीं है, जिस प्रकार से उसको रखा जाता है उसी प्रकार से वो काफी ज्यादा समय तक बना रहता है। तो इसीलिए जो आलू के चिप्स की थैलियां होती है उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करी जाती है विकृत गंधिता से बचाने के लिए। तो टॉपिक आपका क्या था, विकृत गंधिता। तो इसमें कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि भोजन में तेलों या वसाओं के जब ऑक्सीकरण होगा उसके परिणाम स्वरूप उसका जो गंध होगा तथा स्वाद होगा वो विकृत हो जाएगा। यानी कि उसका स्वाद बदल जाएगा, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, उसका स्वाद ही कुछ अलग हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। और उदाहरण आपका होता है जैसे कि आलू की चिप्स की थैलियां होती हैं, जो आपका आता है बाहर जो चिप्स के पैकेट आते हैं, उसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इसे विकृत गंधिता से यानी कि इसके स्वाद को बदलने से बचाया जाता है। इस प्रकार से टॉपिक भी क्लियर हो गया है। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी को हम लोगों ने बहुत ही कम समय में तैयार कर लिया है। इतना ही आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे मैंने टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेना और साथ ही में
और इसी प्रकार से यदि आपको और भी चैप्टर्स के चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट आएगा उतनी ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी आकर इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।